परीक्षा ऑनलाइन एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का चैप्टर है हमारा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास हिंदी भाषा का विकास हम यीशु के जन्म के समय से बात करते हैं। और जैसे यीशु का जन्म माना कि 0 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, यीशु के जन्म से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे उस समय को हम बीसी या ईसा पूर्व के नाम से जानेंगे। और यीशु के जन्म से जैसे जैसे हम बाद के समय की बात करेंगे तो उसे हम एडी मतलब ईस्वी के नाम से जानेंगे। और बीसी को हम लगभग 2350 ईस्वी तक या ईसा पूर्व के नाम से जानेंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक। और ईस्वी का मतलब जिसका समय है आज तक, यीशु के जन्म से आज तक। अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास 3 प्रकार से हुआ, जिसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 बीसी से 500 बीसी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में ही वैदिक संस्कृत का निर्माण हुआ। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी। वैदिक संस्कृत में ही दोस्तों वेदों का निर्माण हुआ। और अपने वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और वैदिक संस्कृत में ही दोस्तों उपनिषद का निर्माण हुआ, जो कि अपने 108 है। और वैदिक संस्कृत में ही ग्रंथ लिखा गया, बाह्य ग्रंथ। अब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में ही एक लौकिक संस्कृत का निर्माण हुआ, जिसका समय है 1000 बीसी से 500 बीसी। बीसी का मतलब पहले भी मैं बता चुका दोस्तों, ईसा पूर्व मतलब पहले की बात। और लौकिक संस्कृत में ही दोस्तों महाकाव्य का निर्माण हुआ। महाकाव्य कौन कौन से हैं? जैसे रामायण, महाभारत, पुराण। और महाभारत को वाल्मीकि जी ने लिखा, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा और महाभारत को वेद व्यास ने। और अपने पुराण है 18 पुराण। अब दोस्तों हम मध्य भारतीय आर्य भाषा काल पढ़ेंगे, जिसका समय है 500 बीसी से 1000 एडी। एडी का मतलब ईस्वी, जो कि यीशु के जन्म के बाद का समय। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा, जैसे पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में और अभ्रंश भाषा में बांटा है। तो इसमें पाली भाषा का समय है 500 बीसी से 1000 बीसी तक। अब पाली भाषा में का निर्माण, जैसे कि भगवान बुद्ध के समय हम बात कर रहे थे भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने ही उपदेश दिए अपने पाली भाषा में। और पाली भाषा का समय 500 बीसी से 1000 बीसी। इसमें भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक दिए। पहला है सुक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं हम प्राकृत भाषा का, जिसका समय है 1000 बीसी से 500 एडी या ईस्वी। अब प्राकृत भाषा के समय भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। और भगवान महावीर स्वामी ने ही त्रिरत्न का निर्माण किया, जो साम्य ज्ञान पहला, दूसरा साम्य दृष्टि और तीसरा है साम्य संकल्प। अब हम दोस्तों बात करते हैं अभ्रंश की। तो अभ्रंश का समय है 500 एडी से 1000 एडी तक। अभ्रंश का अर्थ है गिरा रूप
या भाषा का बिगड़ा रूप। हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ? तो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है दोस्तों 900 ईस्वी में। अब हम अपभ्रंश को 7 भागों में वर्गीकृत करते हैं। अपभ्रंश को 7 भागों में वर्गीकृत किया तो पहला है दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है पैशाची अपभ्रंश, तीसरा है मागधी अपभ्रंश, चौथा है अर्धमागधी अपभ्रंश, पांचवा है खस अपभ्रंश, छठा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और सातवां है ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 7 अपभ्रंश है। आप देखते हैं दोस्तों हम कौन सा अपभ्रंश कहाँ पर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम शौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं। तो अपना शौरसेनी अपभ्रंश पूरे यूपी में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पैशाची अपभ्रंश की। तो पैशाची अपभ्रंश उत्तर भारत में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बोली जाती है पैशाची अपभ्रंश। और अब बात करते हैं ब्राह्मण अपभ्रंश की। तो ये राजस्थान के अंदर। उसके बाद हम अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश में MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। और मागधी अपभ्रंश पूरे पूर्वी भारत में जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम के क्षेत्र में। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश दक्षिण भारत का क्षेत्र है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक भाषा का। तो आधुनिक भाषा का समय है 1000 ईस्वी से आज तक। तो अब अपभ्रंश से उपभाषाओं का निर्माण कैसे हुआ ये पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपभ्रंश अपना शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश को 2 उपभाषा या विभाषा में बांटा गया। तो सबसे पहले शौरसेनी को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। मागधी अपभ्रंश को बिहारी हिंदी में बांटा गया और अर्धमागधी अपभ्रंश को पूर्वी हिंदी में और खस अपभ्रंश को पहाड़ी हिंदी में दोस्तों। अब दोस्तों अपभ्रंश को जैसे उपभाषा या विभाषा में बांटा गया वैसे ही उपभाषा या विभाषा को बोलियों में बांटा गया। अब देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी या उपभाषा को 5 बोलियों में बांटा गया। जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली को कोरवी नाम से जानते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी को हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं। अब राजस्थानी हिंदी को 4 बोलियों में बांटा गया। जयपुरी को पूर्वी में बोली जाती है राजस्थान के, मारवाड़ी को पश्चिमी में बोली जाती है, मेवाती को उत्तर में और मालवी को दक्षिण में। अब पूर्वी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया। पहली है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। अब पहाड़ी हिंदी को 3 बोलियों में बांटा गया, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। बिहारी हिंदी को 3 बोलियों में बांटा गया, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इस प्रकार बोलियों की संख्या 18 है, विभाषा या उपभाषा की संख्या 5 और जो संविधान में लिखी गई भाषा 22 भाषाएं हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान में किस प्रकार से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को किया गया और 14 सितंबर 1949 को 14 भाषाओं को अंगीकृत किया गया। मतलब कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में 14 भाषाओं को लिया गया था। और भारत की राजभाषा हिंदी कब अपनाई गई थी? भारत की
राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया और विश्व हिंदी दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। जब संविधान का 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जुड़ी सिंधी और भाषाओं की संख्या उस समय फिर 15 हो गई थी। जैसे 14 सितंबर 1949 को 14 भाषाएं ली गई थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिंधी भाषा के रूप में 15वीं भाषा को जोड़ा गया। और जब 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तब 3 भाषाओं को लिया गया और शॉर्टकट में इन भाषाओं को हम MNK के नाम से जानते हैं। याद करने की ट्रिक दोस्तों, तो पहली है मणिपुरी, दूसरी नेपाली और तीसरी है कोंकणी। अब दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। पहली है जैसे शॉर्टकट ट्रिक के नाम से BDMS मतलब B का मतलब बोडो, D का मतलब डोंगरी, M का मतलब मैथिली और S का मतलब संथाली। और एक बात याद रखना, छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी है, परंतु 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और दोस्तों नोट करके अपने नोट्स में लिखेंगे नेपाली, संस्कृत और कश्मीरी, जो कि किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है, फिर भी इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है, उसके बावजूद भी ये याद रखना। और छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसको शामिल नहीं किया है। भारत के 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब वो बताता हूँ मैं कौन कौन से राज्य हैं और इन्हें प्रशासनिक कार्यों के कार्य हेतु लिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, बिहार में हिंदी, झारखंड में हिंदी, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी और दिल्ली में हिंदी और राजस्थान में हिंदी। इन 10 राज्यों में हिंदी भाषा को प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग में ली जाती है एवं बोली जाती है। अब दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आप चलो देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा, सबसे पहले भारत में संस्कृत बोली जाती थी, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हिंदी, जो कि सबसे अधिक बोली जाती है, फिर बांग्ला, उसके बाद तमिल, उसके बाद तेलुगु। और भारत में शास्त्रीय भाषा मतलब शास्त्रीय संगीत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है दोस्तों? 6, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया। कन्नड़ को 2003 में जोड़ा गया, मलयालम को 2013 में और सबसे नवीनतम भाषा उड़िया को 2014 में शास्त्रीय संगीत के रूप में भाषा को लिया गया दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है चलो दोस्तों देखते हैं अपन। सबसे ज़्यादा विश्व में मंदारिन या चीनी भाषा बोली जाती है, दूसरे नंबर पे स्पेनिश बोली जाती है दोस्तों, तीसरे पे अंग्रेजी, चौथे पे हिंदी और 5वें पे अरबी फारसी। अब देखते हैं दोस्तों कि भाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, भाषा एक होती है दोस्तों राजभाषा और एक होती है दोस्तों राष्ट्रभाषा। अब देखते हैं कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा का अर्थ है कि संविधान के द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त होती है वह जिनका प्रयोग राजकीय या राष्ट्रीय कार्यों में किया जाता है राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा
हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि राजभाषा हिंदी व उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है दोस्तों, ये होती है अपनी राजभाषा। आप अपन देखते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं, तो जो कि अपने देश बहुमत के द्वारा जो भाषा लोगों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो कि इंडिया में सबसे अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा है दोस्तों। और भारत की राष्ट्रभाषा खड़ी बोली, जो कि उसका उपनाम हिंदी। ठीक है दोस्तों, और अगर विकल्प ऐसा आ जाए कि अगर खड़ी बोली ना हो तो हिंदी, विकल्प में यह भाषा दी हो, जैसे कि खड़ी बोली दी हो तो खड़ी बोली, अन्यथा हिंदी लगाएंगे। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा निर्धारित नहीं है, यदि विकल्प में निर्धारित नहीं दिया गया हो तो लिखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि किसके समय से कौन सी भाषा चली आई है। तो अकबर से मेकाले के समय फारसी भाषा बोली जाती थी इंडिया में, और मेकाले से 1947 तक अंग्रेजी भाषा, और 1947 से अब तक हिंदी भाषा, जो कि प्रशासनिक कार्यों के लिए बोली तो सभी जाती थी, लेकिन अब अकबर से मेकाले तक अरबी फारसी में कार्य होता था भारत में। मेकाले से 1947 अंग्रेजी भाषा में, और 1947 से अब तक हिंदी भाषा में सभी कार्य होते हैं। अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा का मतलब विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वाणी या बोली भाषा कहलाती है। अब भाषा भी दो प्रकार की, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर दोनों में से दोनों पूछे तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ध्वनि जैसे अपन बातचीत करेंगे और उससे अपन लिखेंगे या वर्ण के रूप में अपन लिख देंगे वर्ण, जैसे कोई भी चिन्ह, तो वो होगा वर्ण।